नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर राकेश प्रकाश। सर बहुत-बहुत नमस्कार है। नमस्कार। हमने कल वीडियो बनाया था रात को और लिखा था कि आज की रात बिहार के लिए काफ़ी भारी है। कितनी भारी रही आप सबने देख ही लिया। गणतंत्र दिवस समारोह में किस तरीके से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साथ में होकर भी साथ में नहीं थे। वो गैप दिख रहा था, वो दूरियां दिख रही थी। अब इस जो पूरी कवायद चल रही है, पूरा ये जो बिहार पॉलिटिकल लीग चल रहा था, अब इस फाइनल मैच का सुपर ओवर आ गया एक तरीके से। यानी कि एक निर्णायक पल जब ये तय हो जाएगा कि क्या होना है। और ऐसा माना जा रहा है कि वो सुपर ओवर कल हो सकता है और तब सब कुछ साफ हो जाएगा। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पे कोई ऐलान नहीं है, लेकिन अनधिकारिक तौर पे इतनी चीजें ऐलान हो चुकी हैं, इतनी चीजें साफ-साफ दिख रही हैं कि आधिकारिक तौर पे अब एक फॉर्मेलिटी दिखाई देती है। राकेश जी, सुपर ओवर खेलने के लिए दोनों टीमें तैयार हैं, यानी कि जेडी और आरजेडी। और इसकी पिच तो बहुत देर पहले ही तैयार कर ली थी। नीतीश कुमार जी ने अपना कैप्टन ही बदल दिया था, लल्लन सिंह को हटाकर खुद कैप्टन बन गए थे और बोले थे अब गेंदबाजी भी मैं ही करूंगा और विकेट भी मैं ही चटकाऊंगा। और विकेट चटकेगा भी सब जानते हैं कि आरजेडी का। और लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि ये जो विकेट वो चटका चुके हैं एक तरीके से तेजस्वी यादव का, लेकिन लालू प्रसाद ने यूं कर दिया, यानी रिव्यू ले लिया है। अब वो रिव्यू जो लिया है उसी दौरान वो चाहते हैं कि कुछ इधर से खिलाड़ी मान जाए, कुछ इधर का खिलाड़ी मान जाए। वो जो हमें 7-8 का एक आंकड़ा कम पड़ रहा है, वो सारा गणित आपको समझाएंगे। वो पूरा हो जाए तो शायद लाल की जगह हरी बत्ती जग जाए। पर उस हरी बत्ती जगने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर दिखाई देते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अपना काम कर चुके हैं। इस वक्त की ताजा हालत, जबकि हम वीडियो बना रहे हैं शाम के 6:30 बजे 26 जनवरी, इस वक्त बिहार की राजनीतिक हालत क्या है, ताजा हालत? देखिए, बिहार में जो सियासत है और उस सियासत की जो बदलती तस्वीर है, उसकी परत दर परत जो कहानी है, वो धीरे-धीरे सबके सामने आती जा रही है। और जो कयासों का जो एक दौर शुरू हुआ था, उसके बाद की जो सरगर्मी है, वो सरगर्मी अब अपने चरम पे है। तस्वीर धीरे-धीरे साफ होती जा रही है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है और तैयारियाँ दोनों तरफ से हैं। नीतीश की तरफ से भी है और बीजेपी की तरफ से भी है और आरजेडी की तरफ से भी है और उनके जो चंद सहयोगी हैं, उनकी तरफ से भी है। यानी कि एक तरफ नीतीश हैं और बीजेपी हैं और हम हैं, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, ठीक है? दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस है, लेफ्ट है, आरजेडी है और 1-2 निर्दलीय और 1-2 छोटे क्षेत्रीय या ओवैसी जी की पार्टी है। तो इस तरीके से बिहार में जो है वो अ, राजनीतिक ध्रुवीकरण है। सत्ता की होड़ मची हुई है। हर अ, धड़ा जो है, दोनों गुट जो है अपनी-अपनी तरफ से जो है वो गोटी सेट करने में लगा हुआ है। कोई अ, विधायकों को समेटने में लगा है, तो कोई किसी की पार्टी तोड़ने में लगा है। लेकिन दोनों कोशिश जो है वो पुरज़ोर तरीके से जारी है। इसलिए अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन किसके खेमे में सेंध लगा पाएगा। लेकिन अभी जो मौजूदा तस्वीर है उसमें एक बात उभर कर सामने आ रही है कि अगर बीजेपी और नीतीश कुमार अपने विधायकों को एकत्रित करके और एक साथ रखने में सफल हो गए, तो इनकी सरकार बननी तय है। इनको किसी अन्य की मदद की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन एक आप म्यूट हैं। जी, मैं आपको एक छोटा-सा आंकड़ा बता देता हूँ कि आंकड़ा ये है कि बिहार विधानसभा में राजद के पास 79 यानी कि 79 विधायक हैं, कांग्रेस हाँ के जी। 19, वाम दलों के 16 हैं और ये आंकड़ा 114 तक पहुँचता है, जादुई आंकड़ा 122 का है। ऐसे में उनकी नज़र जो है, वो एक एएमआईएम जो ओवैसी के विधायक हैं, एक निर्दलीय विधायक और उसके अलावा जो जहाँ से टूट जाए। और जो खबर और सूत्र बता रहे थे कि 12 विधायकों की कभी राजद नेताओं के साथ मुलाकात लल्लन सिंह ने अपने समय से कराई थी, जो सूत्रों की बातें थी। अब हुई, नहीं हुई, कहाँ हुई, क्या हुई, नहीं पता। तो ये वो सारा तामझाम है, जिसमें से 114 प्लस को 122 बनाने की कवायद चल रही है। जी, अब बताइए। देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि 116 और 122 का जो खेल है, उसमें 114 इनके पास है और इनको 122 चाहिए, यानी कि इनको 8 विधायक चाहिए। अब उस 8 विधायक की भरपाई ये कैसे कर पाते हैं? चूँकि अ, या तो इनको हम के विधायक तोड़ने पड़ेंगे
उन पे भी नज़र है। उन हुँ, पे भी नज़र है। और उसके बाद फिर उससे भी अगर पूरा नहीं होगा, चूँकि वहाँ भी हमें कितने चाहिए? 8 चाहिए, हम के पास कितने हैं? 4 या 5? 5। 5, तो फिर भी 3 विधायकों की कमी पड़ती है। हाँ, और 2 उस मान लो एक ओवैसी वाला भी आ जाए, एक आज़ाद भी आ जाए, तब भी 7, तब भी 1 हाँ, विधायक कम पड़ता है। 1 और कहा विधायक तो कम ये भी पड़ता जा है। रहा है कि जो सूत्र बताते हैं, जो छन-छन के खबरें आ रही हैं कि जीतन राम मांझी को एक ऑफर भी दिया गया है कि आपके बेटे को डिप्टी सीएम बना देंगे, आ जाओ। तो पर मुझे नहीं लगता जीतन राम मांझी जितना विश्वास पीएम मोदी में रखते हैं और जितना वो राजनीति की समझ रखते हैं, उनको पता है कि हवा इस वक़्त कहाँ चल रही है। ऑफर कोई भी मिल जाए। तो ये जो गणित है, इस गणित में हो सकता है कि सौदेबाज़ी भी हो सकता है कि कोई छुपा रुस्तम भी निकले, हो सकता निकले। है कि किसी का इस्तीफ़ा भी करवा दिया जाए, ताकि जो अंक गणित में जो आंकड़े हैं वो कम हो जाए तो बहुमत अपने आप मिल जाएगा। तो ऐसे तमाम कवायद हैं जो कि इस समय बिहार की राजनीति में जो है वो जोड़-तोड़ की जो एक आखिरी कोशिश होती है, वो आखिरी हाँ, कोशिश जो है वो अपने चरम पे है। हर कोई जो है वो एक-दूसरे पे नज़र टिकाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को कहा है कि वो एकदम से पटना में बने रहें और पार्टी के जो प्रदेश नेतृत्व है उसके संपर्क में रहें। किसी भी समय उनको बुलाया जा सकता है, किसी भी समय जो है वो सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो इसलिए बीजेपी ने अपने नेताओं को, अपने विधायकों को जो है सो इस बारे में पहले ही इंगित कर दिया है और इस बारे में और विस्तार से जानकारी देने के लिए बीजेपी ने कल अपने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। उस बैठक में विधायकों के अलावा सांसद और एमएलसी को भी बुलाया गया है। तो ऐसे तमाम कोशिश जो है, वो हर दल की तरफ से जारी है। यही कोशिश पर्दे के पीछे से आरजेडी भी कर रही है। यही कोशिश नीतीश बाबू भी करने में लगे हुए हैं। यही कोशिश जो है वो तमाम दूसरे दलों के नेता भी करने में लगे हुए हैं। सबका इरादा एक है कि राज्य में जो सरकार है वो उनके खेमे की बननी चाहिए। यानी कि एनडीए अपने तरीके से चीज़ों को लाइन अप करने में लगा हुआ है और आरजेडी अपने तरीके से चीज़ों को लाइन अप में करने लगा हुआ है। आरजेडी के इरादे तभी पूरे होंगे जब वो या तो नीतीश या दूसरे छोटे दलों के पार्टी में सेंध लगा दे। तमाम छोटे दलों को मिलाकर के भी आरजेडी का काम नहीं बन पाता, इसलिए नीतीश की पार्टी में सेंध लगाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी लगाए, अगर उनको सरकार बचानी है या नई सरकार बनानी है तो। दूसरी तरफ बीजेपी के साथ यानी कि एनडीए गठबंधन के साथ थोड़ा-सा कम्फर्ट ज़ोन है कि अगर वो अपने विधायकों को सँभाल के रख लेते हैं, तो उनको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ इनकी राह थोड़ी आसान मालूम पड़ती है बजाए इसके कि आरजेडी की तुलना में। तो आरजेडी जी। अपनी तरफ से पुरज़ोर कोशिश में कर रहे हैं, लालू यादव हुँ। अपने ज़माने के माहिर और एक्टिव शातिर है पूरे। राजनीतिज्ञों में से एक माने जाते हैं। लालू और तेजस्वी फुल एक्टिव है इस वक़्त। एकदम, एकदम उनकी उनकी हुँ, जो मीडिया में जो खबरें आ रही हैं कि आज भी दोपहर में लालू जी के आवास पर पहुँचे थे। हालाँकि दोनों के तेजस्वी यादव और लालू यादव के जो सरकारी आवास है, उनके बीच का फ़ासला बेहद कम है। तो लेकिन फिर भी जो है सो ओ तेजस्वी यादव लालू यादव के आवास पे पहुँचे थे और वहाँ पे जो है सो बैठकों का दौर शुरू हो गया था। तो ये कोशिश आज दिन भर यही खींच-तान और गहमा-गहमी जो है वो पटना की गलियों में जो है वो जारी है और हर कोई जो है वो ये जानना चाहता है कि आखिर ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जोड़-तोड़ में अगर कोई माहिर है, कोई शातिर है, वो कहीं से कुछ जोड़-तोड़ कर ले, गुणा-गणित कर ले, किसी को खरीद-फरोख्त कर ले, तभी कुछ बात बन पाएगी लालू और तेजस्वी के लिए। नहीं तो अभी के जो मौजूदा समीकरण है, जो सदस्यों की जो संख्या है, उसके हिसाब से संख्या बल यही कहती है कि अगले रविवार को बिहार में नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मतलब कमिंग जो अभी कल सैटरडे है, संडे मतलब आने आने परसों। आने वाले रविवार को हुँ, इस बात की पूरी संभावना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने मतलब कि अभी जो हालिया सूत्रों से जानकारियाँ हैं और जितने हमने कयास लगाए, किंतु परंतु इसके 2, उसके 1, उसके 3 ये गणित है। राजनीति में ये गणित चलता है, ये कयास चलते हैं। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो ये दिखाई देती है कि नीतीश कुमार और जेडीयू के विधायक और बीजेपी के विधायक छिटकने वाले नहीं हैं। और दोबारा आपको नीतीश कुमार जो है संडे या उसके आस-पास संडे का दिन वैसे विशेष तौर पे इसलिए कहा जा रहा है कि 28 तारीख को सारे कार्यक्रम नीतीश कुमार के रद्द कर दिए गए हैं और ये माना जा रहा है कि वो एक बार पुनः शपथ ले सकते हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं। अब कितनी सच्चाई है वो हमने कहा ना
कि कल की रात भारी थी, आज की रात और ज़्यादा भारी है। क्योंकि आपको जैसे वो रात को होता है ना, एक रात ईवीएम वो खुलने से पहले पूरी रात जागते हैं कि भाई कोई गड़बड़ ना हो जाए, इधर-उधर ना हो जाए। तो आज सब जगेंगे और मैं तो कहता हूँ हो सकता है सब एक ही जगह वो होटल पॉलिटिक्स कि सब विधायक एक होटल में जेडीयू के, बीजेपी के एक होटल में, आरजेडी सब इकट्ठे सोएंगे भाई, सुबह ब्रेकफास्ट भी इकट्ठे करेंगे और फिर देखेंगे क्या करना है। ये नौबत इस वक्त आई हुई है क्योंकि जरा सा भी कोई गया कि मैं जरा फोन चार्ज करके आ गया या जरा रुकिए हम जरा 1 मिनट, अरे नहीं 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 नहीं, आप सब यही मिलेगा आपको, बैठिए कहाँ जा रहे हैं आप, सारी व्यवस्था है यहाँ पे। तो अब किसी को कोई 1 सेकंड भी आंख से ओझल नहीं देख सकता है, वो स्थिति है। तो आज की रात बहुत भारी है और कल सुबह शुरू होगा सुपर ओवर, जब हम नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है देखें और क्या बातें वो करते हैं। हो सकता है जो बीजेपी के लिए उन्होंने बोला था कि मर जाऊंगा बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, मेरी पार्टी तोड़ना चाहते थे, तो बीजेपी के इस तरह के इल्जाम लगाना उस वक्त किसी को समझ नहीं आए थे क्योंकि बीजेपी जिस भी दल के साथ रहती है उनके साथ कभी ऐसा नहीं किया। ये एक बहुत लंबा इतिहास है कि जब तक वो एनडीए में बीजेपी के साथ कोई दल है किसी के साथ ऐसा नहीं किया कि पीठ पे किसी के चूरा मारा हो। तो पता नहीं कैसे उनको वहम हो गया था और यहाँ तो उनके साथ वो तथाकथित होने की पूरी स्थिति बनी हुई है आरजेडी में। तो एक तो ये हो सकता है मुझे सुनाई दे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर होती है तो। दूसरा, वो जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल गया वो ये कहेंगे देखिए हमारी कितनी लंबी मांग थी, हम उनको फॉलो करते हैं तो हमें तो इनके साथ जाना ही है। तीसरा, राम मंदिर को लेके भी बात हो सकती है कि इनके नेता तो अनाप शनाप बोल रहे थे, आरजेडी के भगवान राम को लेकर तमाम गलत बातें कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि हम चुप रहे कि आप चुप क्यों बैठे रहे भाई, हम कहाँ चुप रहे, हमने तो मंत्रालय बदल दिए, तुरंत इधर उधर कर दिया, चल भाई शिक्षा मंत्री तू बाहर चल, तू गन्ना संभाल जाके। और हमने सब चेंज कर दिया और फिर हमसे नहीं सहा गया तो हमने कहा नहीं अब नहीं, बस अब ये हो सकती है। मतलब आप ऐसा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पर नहीं, मैं ऐसा बता रहा हूं कि ऐसी चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की कंडीशन में सामने आ सकती हैं। तो कुल मिला के गेम बिल्कुल क्लियर है, साफ है। जो अंदाजा हम 2023 के अंत में लगा रहे थे कि 24 में ये होने वाला है, शायद बहुत पहले हो जाता, लेकिन उसके लिए शायद बीजेपी ने नीतीश कुमार को कहा था कि भाई ये आपकी टीम के कुछ बंदे खराब भी कर रहे हैं, आपको खुद ही डुबोने की कोशिश करेंगे। तो नीतीश कुमार ने वो सबसे पहले कमान संभाली, फिर सुरा वो अंदर का आंतरिक मामला चेंज किया, लल्लन सिंह के सारे करीबी हटाए, वो पूरा एकदम से पूरा टीम साफ की, अपनी टीम पूरी बिठाई। फिर सबको रामलला का इंतजार था, फिर अच्छा वो खर मास चल रहा था, वो भी एक बीच में प्रॉब्लम थी। फिर खर मास खत्म हुआ तो रामलला का इंतजार था, उनके ऊपर तो कोई भी नहीं है, तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और उस दौरान ये बातें आई रही थी कि सब विधायकों को कह दिया है कि पटना मत छोड़िएगा, सब यहीं रहिएगा, तब से सब कुछ क्लियर था। और उसके बाद आपने देखा कि 23-24 बस 2 ही दिन और 2 दिन में सब कुछ पलट गया। ट्वीट पे ट्वीट आए, बयान पे बयान आए, दूरियां साफ दिखाई दी और बहुत नजदीक होते हुए भी बहुत दूर एक दूसरे से दिखाई दे रहे हैं। और दिल्ली में तमाम मीटिंगों का दौर कल चलता रहा रात भर और अब चीजें लगभग साफ है। बस अब औपचारिक तौर पर चीजों का होना बाकी है, यानी जो दिख रहा है, जो हम बयान कर रहे हैं स्क्रिप्ट, उसको अब एग्जीक्यूट की जो बारी है। क्योंकि मीडिया तो तमाम मीडिया, एक यूट्यूब चैनल नहीं, एक टीवी चैनल नहीं, तमाम यही दिखा रहे हैं, यही बता रहे हैं, यही इनसाइड स्टोरी है। पर राकेश जी अब समझने की बात ये तो प्रेजेंट गणित हो गया कि भाई ये कहानी है। अब ये कहानी शुरू कैसे हुई, क्योंकि सब तो ठीक चल रहा था, एक दूसरे के साथ हंसते खेलते थे, कार्यक्रम में जाते थे, सीएम डिप्टी सीएम बाहर भी आते थे, एक दूसरे के घर आना जाना भी था। और सीएम भी इनको बना देंगे ये भी तय हो गया था, 2025 में इन्हीं की अगुवाई में लड़ेंगे। और वो कह रहे थे हम भी चाचा जी को प्रधानमंत्री बना के छोड़ेंगे और इनको सब कुछ बनाएंगे। तो फिर ये चाचा भतीजा में दूरी आई कैसे, सवाल ये है अब। देखिए मैं आपको इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक कहानी का रेफ़रेंस, एक उदाहरण के तौर पे आपके सामने एक ज़िक्र करना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले ऐसे ही साठ-गाँठ की राजनीति उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी। यहाँ पे चाचा-भतीजा है, वहाँ पे फूआ और हाँ, वहाँ बुआ भतीजी। भतीजा थे, हाँ, भतीजा वहां भी था। फूआ-भतीजा थे। हाँ, तो आपने उसका हश्र देख लिया। तो यहाँ पे नीतीश कुमार को जो सब्ज़ बाग दिखाए गए थे, नीतीश कुमार को जो सपने दिखाए गए थे और उनके अरमान को परवान चढ़ाने के लिए जिस तरीके से वादे-इरादे किए गए थे,
वो सब महज़ एक दिखावा था, एक धोखा था और जैसे-जैसे समय बीतता गया, वैसे-वैसे नीतीश कुमार साजिश की उस दलदल में फँसते जा रहे थे, जहाँ पे कि अब अगर और अधिक दिन रुकते, तो वो उस दलदल में इतना नीचे चले जाते कि उनके लिए उस दलदल से बाहर निकलना संभव नहीं था और उसके बाद नीतीश कुमार भी खत्म हो जाते, उनकी पार्टी भी खत्म हो जाती और उनके सपने, उनके वादे, इरादे, अरमान सब अपने आप स्वाहा हो जाता। तो नीतीश कुमार के सामने अस्तित्व की लड़ाई थी। नीतीश कुमार को जिस धोखे में नीतीश कुमार को अपने साथ ले लिया गया और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से आरजेडी पे भरोसा किया, आरजेडी आरजेडी ने उतनी ही सफाई से, समझदारी से, चालाकी से नीतीश कुमार की पीठ में खंजर उतार दिया। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए आरजेडी ने ललन सिंह के ज़रिए पार्टी को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी और नीतीश कुमार को एक झटके में किनारे करने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई थी। और उस प्लानिंग में जो नीतीश कुमार की पार्टी के चंद विधायक और उन विधायकों की ओर से जो सूत्रधार की भूमिका थे, वो नीतीश कुमार की पार्टी की यानी कि जनता दल यूनाइटेड के तत्कालीन अध्यक्ष ललन कुमार थे। और ललन कुमार नीतीश के बहुत करीबी होते हुए भी, नीतीश के साथ होते हुए भी, नीतीश का ही काम तमाम करने पे जुटे थे। इस बात की भनक जैसे ही नीतीश कुमार को लगी, नीतीश कुमार के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। आप यकीन मानिए नीतीश कुमार रात भर सोए नहीं थे, जिस दिन उनको इस बात की भनक लगी थी। उसके बाद से जो नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड में बैठकों का दौर शुरू किया, एक-एक करके हर गुट और हर विधायक के साथ उन्होंने बैठक की, सबका फीडबैक लिया और उसके बाद जो आंकड़े उनके सामने आए, नीतीश कुमार अपना सिर पकड़ के बैठ गए। कई दिनों तक तो वो मीडिया के सामने नहीं आए। फिर उसके बाद उन्होंने अचानक ही अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया और उस प्लान ऑफ एक्शन में उनको पता था कि बिहार की राजनीति में जिस तरीके से उनको हाशिए पे डालने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से किनारे करने की कोशिश की जा रही है और बिहार की राजनीति में जिस तरीके से आरजेडी हावी होती जा रही है, ऐसे में यहाँ कुछ भी हो सकता है। लिहाजा उन्होंने समझदारी का परिचय दिया और साल के आखिरी दिनों में लोग छुट्टियों पे जाते हैं। नीतीश कुमार ने साल के आखिरी दिनों में अपने पार्टी का सम्मेलन रख दिया, वो भी पटना में नहीं, दिल्ली में। अपने सभी सालारों को संदेश दिया, सबको इकट्ठा किया, पार्टी में एक मत, एक राय तैयार करने की कोशिश की और उसके बाद एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ललन सिंह पे ये दबाव बनाया गया कि या तो आप शालीनता के साथ, सम्मान के साथ पार्टी के अध्यक्ष का पद छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ पार्टी अ, वोटिंग करके और आपको पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा। तो दोनों ही विकल्प ललन कुमार के सामने थे और उस दोनों विकल्प को देखते हुए जब ललन कुमार को गणित समझ में आ गया, तो उन्होंने समझदारी का परिचय देते हुए दिल्ली की बैठक में जो कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हुई, वहाँ पे अपना इस्तीफा या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के साथ-साथ पार्टी का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव खुद ही वहाँ पे पेश कर दिया। तो इस तरीके से नीतीश कुमार को जब ज़मीनी हकीकत का एहसास हुआ तो नीतीश कुमार चौंक पड़े। नीतीश कुमार के सामने कोई विकल्प नहीं था। ये बीजेपी की मजबूरी नहीं है कि नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाए। ये नीतीश कुमार की कमजोरी है और उसी कमजोरी के कारण नीतीश कुमार आज वापस से बीजेपी यानी कि एनडीए के साथ मिलकर के सरकार बना रहे हैं क्योंकि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अगर राजनीति में और राजनीतिक जीवन में नीतीश कुमार को आगे बढ़ना है, जेडीयू को बचा के रखना है, तो उनको एनडीए के साथ मिलके चलना पड़ेगा। यही संदेश है वक़्त का और यही वो कहते हैं ना कि परिदृश्य है, जिस परिदृश्य को देख कर के नीतीश कुमार चीज़ों को भली-भाँति समझ करके और अब एनडीए का दामन झटक के सॉरी अ, आरजेडी का दामन झटक के वापस एनडीए के पाले में जाने को तैयार है। तो ये वो हालात हैं, ये वो परिस्थिति है, जिसने कि नीतीश कुमार जैसे नेता को भी वापस से एनडीए में जाने को मजबूर कर दिया। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और आज जब राजभवन में टी पार्टी भी थी तो वहाँ पर तेजस्वी नहीं पहुँचे, उनके नाम की कुर्सी भी पड़ी हुई थी, खाली थी, जिस पर कि स्टिकर लगा था जिसको कि अशोक चौधरी ने हटाते हुए
वहाँ पर खुद बैठ गए वो। और जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि वो क्यों नहीं आए तेजस्वी यादव जी, तो उन्हीं से पूछे जो नहीं आए हैं, मेरे से क्या पूछ रहे हैं। लेकिन इसकी एक वजह, एक जो पिच है वो तब भी तैयार हुई थी जब 13 जनवरी को इंडी गठबंधन की बैठक में सीताराम येचुरी ने नीतीश कुमार का नाम प्रपोज कर दिया था कन्वीनर पद के लिए। सभी ने हामी भरनी शुरू कर दी थी, तो बीच में राहुल गांधी ने टोकते हुए कहा था कि ममता बनर्जी नहीं है, ऐसे में उनकी सहमति के बिना ये करना ठीक नहीं है, हमें रुकना चाहिए। उसी दिन से नीतीश कुमार का मन उखड़ गया था, क्योंकि तब किसी ने उनका फिर समर्थन नहीं किया। उनको लगा ये तो ऐसे पागल बनाने वाली बात है, मतलब आप रोज लटकाई जा रहे हैं और कन्वीनर तो कब से बन जाना चाहिए था। मन में सोच रहे होंगे वैसे तो वो मना ही कर रहे हैं, मुझे नहीं बनना है। और जब उनको अंतिम दौर में अभी कहा भी गया था पीछे, तो उन्होंने मना कर दिया था। हालांकि कहा तो अब ये भी जा रहा है कि उनको तो ये कहा जा रहा है कि आप भैया प्रधानमंत्री पद का आपको बना देंगे उम्मीदवार, आप आ जाइए, पर बहुत देर हो चुकी है मुझे लगता है। तो एक वजह नहीं, बहुत सारी वजहें थी। तो शायद मुझे लगता है इतने बड़े बड़े राजनीतिक पंडित, अब मैं कांग्रेस में से किसको बड़ा राजनीतिक पंडित कहूं मैं नहीं कहूंगा, वो खुद जाने। लेकिन लालू प्रसाद यादव तो इन चीजों के लिए जाने जाते हैं, वो खुद भी भाप नहीं पाए, क्योंकि नीतीश कुमार वो राजनेता हैं और उस वक्त भी थे जिनके पास सबसे ज्यादा विकल्प थे। उनके पास आज भी विकल्प की कमी नहीं है, वो कहें तो पीएम के उम्मीदवार बनकर वो उस तरफ चले जाएं। उनके पास विकल्प यहाँ भी है, सीएम बने रहें और सीट भी जीतने की ज्यादा उम्मीद है बीजेपी के साथ। विकल्प नीतीश कुमार की एक सबसे बड़ी खासियत है, सीट कितनी भी रही हो, बहुमत रहा हो ना रहा हो, वो और उनकी कुर्सी हम साथ साथ है, हमेशा साथ साथ रहते हैं। कुर्सी का पाया कोई बने, वो बीजेपी बने, वो आरजेडी बने, वो कांग्रेस बने, उनको मतलब नहीं है। उनकी कुर्सी अपनी साफ सुथरी है, उनके साथ है, उनकी यही टेंशन होती है। लेकिन नीतीश कुमार के जो ज्यादातर पार्टी के नेता हैं, खासकर जो सांसद हैं, उन्होंने जरूर ये अंदर खाते खबर थी सूत्रों के हवाले से, कि उन्होंने कह दिया था कि भाई साहब अगर हमें ज्यादा सीट जीतना है या लोकसभा में अच्छे एमपी लेके आने हैं, सरवाइव करना है, तो हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए। ये भी एक मत था। हो सकता है इंटरनल तौर पे अपना कोई सर्वे भी हुआ हो, उसके बाद भी उन्होंने फैसला किया हो। लेकिन एक तरीके से मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन में तमाम बड़े राजनीतिक पंडित अपने आप को कहने वाले, वो कुछ भाप नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। और नीतीश कुमार ने अपना पाला जो है वो बदलने की तैयारी की है, जैसे कि खबरें चल रही हैं। हालांकि अंतिम दौर तक अभी तक जब हम वीडियो बना रहे हैं तो जेडीयू आरजेडी के लोग नहीं नहीं वो तो इंडी गठबंधन में ही है। अब डेफिनेटली ठीक भी है, जब तक औपचारिक घोषणा ना हो जाए तो उन्होंने बोलना ही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार हटे तो इंडी गठबंधन ढा। कैसे ढहा वो भी समझ लीजिए। नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जिन्होंने इस गठबंधन को बनाने की पहल की थी। तो वो क्या हुए, सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर, जिनके ऊपर ये पूरी इंडी गठबंधन की बिल्डिंग बनी थी। अब ग्राउंड फ्लोर वाला फ्लैट ही आप हटा लीजिए तो बिल्डिंग तो नीचे आनी ही है। और फिर उस बिल्डिंग में बचा ही कौन है, पंजाब में आप लड़ने के लिए तैयार नहीं है, उधर ममता दीदी ने मना कर दिया है, केरल में लेफ्ट लड़ने का मन नहीं बना पा रहा है, तो फिर बचा ही कौन। कुल मिला के वही पुरानी यूपीए जिसमें आरजेडी या डीएमके आपको दिखाई दे जाएंगे। देखिए, ये जो है अ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने पहले ही मना कर दिया। बिहार इनके हाथ आज से ये भी गया एक था। खबर है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा से मेरे ख्याल दिल्ली पहुंचे हैं, ऐसी भी खबर बीच में आई थी। इसे वेरीफाई करना पड़ेगा कि इस सब तमाम डैमेज कंट्रोल के लिए और अखिलेश से भी उनकी बातचीत हुई है। ये मैं एक बार वेरीफाई करता हूँ। बाकी आपने ठीक कहा कि अभी डैमेज बचा नहीं है, डैमेज कंट्रोल का वक्त। हाँ, अब तो कहते हैं ना कि आखिरी दौर में भी जो है ना, वो अब पार्टियाँ अपने-अपने क्षेत्र में अपने-अपने तरीके से अपने-अपने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे करके प्रचार की तैयारी में लगी है, कि स्टार हम्म प्रचारक कौन होंगे, किस इलाके में कितने उम्मीदवार होंगे, कहाँ-कहाँ किस-किस को भेजा जाएगा, उनके भेजने, हम्म उनके आने-जाने की क्या व्यवस्था होगी, हम्म उम्मीदवारों को स्थानीय स्तर पर प्रचार के लिए किस-किस तरीके की सुविधाओं की ज़रूरत है, क्या है, कैसे? हम्म। अब अब इंडी गठबंधन का कोई मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप ये लिख कर के रख लीजिएगा कि इंडी गठबंधन बनने से इलेक्शन से पहले ही बचेगा बिखर नहीं। जाएगा। हाँ, हम्म बनने से पहले जो है ना, क्योंकि एक-एक करके शुरुआती दिन से ही जो है, वो लोग इसकी ताबूत में कील ठोकते जा रहे हैं, ठोकते जा रहे हैं, ठोकते जा रहे हैं। हम्म तो ये जो एक कवायद थी, उस कवायद ने इनकी एक ऐसी बुनियाद रख दी कि अब इंडी गठबंधन कभी भी दुनिया के सामने एक गठबंधन के रूप में नहीं आएगा और अगर आएगा, तो वो गठबंधन लोगों के बीच मज़ाक का ज़रिया बन जाएगा कि अच्छा इंडी गठबंधन हमारा मजाक का गठबंधन विषय कर बना रही है। है।
ऑलरेडी बन गया है मज़ाक का विषय। आप देखिए कि अ, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैंने फिर वही कहा कि इतने बड़े राजनीतिक पंडित बैठ के करते क्या थे साथ में? सिर्फ़ अगर खाना खाना और समोसा खाना ही मकसद था, तो फिर वो तो मुझे समझ नहीं आया। मान लिया इन दिनों में ठंड ज़्यादा थी, समोसा खाया आप जा आप सकता है देखिए ना गरम-गरम। आप देखिए ना शरद पवार, उन्होंने किनारा कर लिया, शिवसेना किनारा कर लिया, आप बीआरएस और टीआरएस तो पहले ही किनारे हैं। आप हुँ, ये देखिए कि अखिलेश ने किनारा कर लिया, ममता बनर्जी ने हुँ। किनारा कर लिया। आप पर ये ये देखिए कि किनारे-किनारे वाले अभी भी साथ में ही हैं। मतलब किनारा ऐसा है कि अब अगर शिवसेना से अभी आप पूछ लीजिए उद्धव नहीं, ठाकरे नहीं, ग्रुप नहीं, से वो नहीं, कहेंगे हम तो नहीं। साथ हैं, हम तो इंडी रोहित अलायंस में हैं। रोहित जी ये दोनों साथ हैं। ये सारे 28 दल साथ हैं, लेकिन कैसे? नदी के 2 किनारों की तरह। जो हुँ। 2 किनारे साथ-साथ चलते हैं लेकिन कभी मिल नहीं हाँ, सकते। डिसीज़न कोई नहीं हो पा रहा है। ये तो सच बात है। और जिस दिन ये मिल जाएँगे, उस दिन नदी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ये नदी के 2 किनारे हैं हुँ, जो हमेशा ही साथ-साथ चलते हैं, लेकिन हुँ, कभी एक नहीं हो सकते और जिस दिन एक हो गए, उस दिन ये दोनों खत्म हो जाएँगे। यानी कि इंडी हुँ। गठबंधन का तो ये इनका साथ होना और इनका ना होना, दोनों एक बराबर है और अब जनता भी समझ चुकी है, वक़्त भी हाथ से निकल चुका है और अब इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, सिवाय इसके कि सब इंडिविजुअल पार्टी के तौर पे अपने-अपने इलाके में अपने-अपने तरीके से अकेले चुनाव लड़ें। और आप देखिएगा इसका ठीकरा कांग्रेस पे ही फोड़ा जाएगा। उसका कारण क्या है? सब दल ये पक्का कहेंगे कि हमने आपसे सितंबर, अक्टूबर माह में बोलना शुरू कर दिया था, भाई सीट शेयरिंग कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए और आप कहते हैं करते हैं, करते हैं, करते हैं। चुनाव के बाद करते हैं, रिजल्ट के बाद करते हैं, रिजल्ट के बाद राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में निकल गए और उसके बाद फिर इंतजार कर। तो कहीं न कहीं इसका ठीकरा अभी ममता बनर्जी ने बोला ना कि हमने तो प्रस्ताव भेजा था। कांग्रेस ने माना ही नहीं या कोई जवाब आया ही नहीं। तो एक तरीके देखिए से ये एग्जाम्पल है छोटी-सी, जैसे उन्होंने ठीकरा फोड़ा है कांग्रेस पर, ऐसे सभी कांग्रेस पर ही फोड़ने वाले हैं ठीकरा। देखिए एक चीज़ और मैं बता दूँ कि नीतीश कुमार आखिर बीजेपी की तरफ क्यों गए? क्योंकि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का फ्यूचर समझ में आ गया था कि इंडिया गठबंधन में होने क्या वाला है। उन्होंने अपना रास्ता तय कर लिया, यानी कि बिहार में भी इंडिया गठबंधन खत्म, बंगाल हाँ, में वो भी तो खत्म, बीच में ही उत्तर थे। प्रदेश में भी खत्म। हाँ, उन्होंने तो नज़दीक अब से देखा इंडी गठबंधन को, अगर उनको बेनिफिट लगता, तो हाँ, क्यों छोड़ते वो? क्यों छोड़ने की क्यों बात छोड़ आती? मतलब छोड़ा कि नहीं छोड़ा वो तो कल तक पता लगेगा, पर जो बातें चल रही हैं वो क्यों चलती? हाँ, दूसरा बीजेपी को ये लगा कि अगर हम नीतीश को साथ ले लेते हैं तो एनडीए का जो अंतिम संस्कार है वो नीतीश के एनडीए छोड़ने के साथ हो जाएगा। क्योंकि नीतीश ही वो नेता हैं जिन्होंने कि इंडी गठबंधन की बुनियाद रखी थी। यानी कि जिसने इंडी गठबंधन की बुनियाद रखी उसी को उससे अलग कर दो। इंडी मैंने कहा गठबंधन ना अपने आप वो अब ग्राउंड फ्लोर ही उसके हट बाद गया तो देखिए बिल्डिंग तो नीचे आएगी पूरी। हाँ, अब उसके बाद देखिए कि जब इंडी गठबंधन खत्म हो जाएगा और ये सब अकेले-अकेले अपने-अपने इलाके में अपने-अपने राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, तो फिर बीजेपी के लिए बाजी जीतना, मैदान मारना और नहीं, भी नहीं, पर आसान हो राकेश जी, दिक्कत ये है कि बीजेपी के तो इन्होंने बहुत बड़ा एज खुद ही दे दिया है। क्योंकि आप ये बताइए इंडी गठबंधन के नाम पे एक भी रैली आप नहीं कर पाए, सीट शेयरिंग नहीं कर पाए, कन्वीनर नहीं तय हो पाया, कुछ नहीं हो पाया, कितना टाइम आपने मीटिंगों में वेस्ट कर दिया। अब चुनाव में जाने के लिए दिन ही क्या बचे हैं। अब कब आप अकेले के लिए भी लड़ेंगे तो दे ऑल आर फील लाइक चीटेड कि अब हम क्या करें? अब हम अपने वर्कर्स को समझाएँ कि अब हम इकट्ठे नहीं हैं या कहाँ इकट्ठे हैं, कहाँ नहीं है। मान लीजिए पंजाब में इकट्ठे नहीं है, दिल्ली में इकट्ठे हैं, मान लीजिए हम कहें हम बंगाल में इकट्ठे नहीं है, पर कहीं नॉर्थ ईस्ट में जाके ममता दीदी के साथ इकट्ठे हैं। बहुत कन्फ्यूजन और खिचड़ी पक गई है। चलिए, ये तो तय था और रोज वीडियोस बन रहे थे, रोज उसमें बताया जा रहा था। अब अंतिम पड़ाव ये है कि अगर जेडीयू और बीजेपी साथ आती है, बिहार में परिवर्तन होता है, इसका किसको कितना फायदा मिलेगा? जेडीयू को क्या फायदा है, बीजेपी को क्या फायदा है, बिहार को क्या फायदा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा अगर किसी का है, तो हालाँकि सरकार के दिन मैं कहता हूँ कि लोकसभा चुनाव में काफ़ी कम दिन बचे हैं और मुझे लगता है कि उसके कुछ दिनों के बाद बिहार में विधानसभा के भी चुनाव हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा बिहार की जनता को है। बिहार की जनता को डबल इंजन सरकार का फ़ायदा मिलेगा। यानी कि केंद्र में मोदी जी की सरकार और राज्य में एनडीए की सरकार। तो जो केंद्र की योजनाएँ हैं, केंद्र के जो फंड्स हैं और केंद्र के जो कार्यक्रम हैं, उसको काफ़ी सक्रियता के साथ और काफ़ी ठोस आधार के साथ राज्य में लागू करने का मौका मिलेगा। तो जितने रुके हुए काम थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ राज्य में जो भ्रष्टाचार का जो फैक्टर था, उसकी वजह से। तो एक तो जनता को भ्रष्टाचारी सिस्टम से मुक्ति मिलेगी।
दूसरा कि डबल इंजन सरकार का फ़ायदा मिलेगा। तीसरा कि जो कारगर तरीके से जो योजनाओं का क्रियान्वयन है, उसमें तेज़ी आएगी। तो जनता के काम होंगे, केंद्र में भी विकास जेडीयू के के काम मंत्री होंगे। देखने को मिलेंगे? केंद्र में भी हाँ, जेडीयू के मंत्री देखने को मिल सकते हैं केंद्र सरकार में? संभावना इसकी भी है। और आप मान के चलिए कि राज्य में जो है, जो विकास का रथ जो रुका हुआ था या रुक-रुक के चल रहा था, उसमें तेज़ी आएगी। जनता की उम्मीदों को एक परवान मिलेगा और लोगों की जो रुके हुए काम हैं, वो आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो सब अगर बीजेपी के साथ नीतीश जाते हैं, तो उसमें दोनों दलों का तो फ़ायदा है, लेकिन उसके साथ-साथ जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, वो राज्य की जनता का है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो है कि राज्य में सकारात्मक राजनीति देखने को मिलेगी। एक और फ़ायदा ये है कि ये जो गठबंधन है, वो गठबंधन जो है, वो आपसी समझदारी और तालमेल के साथ पहले भी काम करता रहा है जब तक में रहे हैं। कभी कोई विवाद नहीं हुआ। ये अलग बात है कि जब विवाद हुआ तो अचानक से हट गया। लेकिन दोबारा से हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके की सरकार और जिस तरीके की कहते हैं ना कि भरोसेमंद सरकार इन लोगों ने पिछले टर्म में चलाई है, वैसी ही सरकार देखने को मिलेगी। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये एक अच्छा गठजोड़ है और जिसका फ़ायदा जेडीयू के लिए भी है, जिसका फ़ायदा बीजेपी के लिए भी है और जिसका फ़ायदा राज्य की जनता के लिए है। यानी कि हाँ, कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो समीकरण बन के सामने आ रहे हैं, जब उनको आधिकारिक तौर पर रूपरेखा मिल जाएगी और ये कहा जा रहा है कि जेडीयू को भले ही बीजेपी के साथ आने पे कम सीट लड़ने के लिए मिले, 12 से 15 के बीच में कोई आंकड़ा हो सकता है, लेकिन वो सीट जीतने की गारंटी वहां पर ज्यादा रहेगी क्योंकि देश में इस वक्त राममय माहौल है। देश में इस वक्त मोदी की गारंटी चल रही है, 3 स्टेट्स जीत कर आए हैं और इस वक्त बहुत पॉजिटिव माहौल पूरे देश में बीजेपी के लिए है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बाद जैसा कांग्रेस बूस्ट समझ रही थी, वो हमने देखा कि यात्रा शुरू होने से पहले ही मिलिंद देवड़ा चले गए। उसके बाद गुजरात में भी मैंने सुना 1-2 विधायक छोड़कर आज और शामिल हुए हैं बीजेपी में। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में ना नुक्कड़ सामने आ गई और जेडीयू और आरजेडी का यहाँ कलेश पड़ गया। तो कुल मिला के वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जो जादुई नतीजे एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हमने पहले ही बताया था कि जिस-जिस स्टेट में घुसेंगे वहाँ-वहाँ बंटाधार होना है, क्योंकि ये दिख रहा था पहले से और वो हो रहा है, सामने आ रहा है। अब 2 दिन की ब्रेक पे है राहुल गांधी दिल्ली में इस यात्रा के, वो प्री शेड्यूल्ड ब्रेक बताई जा रही है। मतलब साफ है कि जो कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही थी एक बहुत बड़ा बूस्ट, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन बहुत बड़ा लॉस यहाँ पर जो है इंडी गठबंधन को चारों तरफ से होता दिखाई दे रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद। आप नमस्कार। इस पे और अपने सूत्रों का भी पूरी तरीके से आप नज़र बनाए रखें क्योंकि कभी भी कोई भी जो खबर है वो आ सकती है और हम तुरंत खबर लेकर सामने आएँगे। लेकिन ये तय है कि बीपीएल यानी कि बिहार पॉलिटिकल लीग में कल सुपर ओवर होना तय माना जा रहा है। रिज़ल्ट भी लगभग तय है कि क्या होगा, लेकिन क्रिकेट और राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। इसीलिए अंतिम गेंद तक इंतज़ार कर लेना चाहिए। हाँ, आज की डेट में ये तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत जल्दी अगले मुख्यमंत्री के तौर पर रीशपथ एक बार संडे को पुनः शपथ लेने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। इंतजार करते हैं और देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद। नमस दर्शकों का बहुत नमस्कार। शुक्रिया। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखिए कि आपको क्या लगता है सुपर ओवर कब होने वाला है और क्या होने वाला है सुपर ओवर में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में।